नमस्कार। आज हम लोग देखते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन हमारा शरीर का सबसे मुख्य भाग है। तो ब्रेन के बारे में जानते हैं कि कैसे क्रिया करता है और कैसे कंट्रोल करता है। तो देखिए, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमारा ब्रेन आता है, जिसे हमारा जो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र होते हैं जो हमारे शरीर की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करती है। तो तंत्रिका तंत्र को तीन प्रकार की होती है, मतलब तीन भागों में उसको बांटा गया है। कौन कौन से? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है, उसके दो भाग होते हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कार्ड। तो जो ब्रेन होता है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो ब्रेन जो होता है, ये हमारा जो ब्रेन है, ये मस्तिष्क कह लें, दिमाग कह लें इसको, है ना। तो ये जो है किस में होता है, ये एक तरीके से क्रेनियम नामक हड्डी के अंतर्गत ये जो है अंदर जो है ये बंद रहता है। जो हड्डी होती है, ये ऊपर जो ठोस होता है, उसके नीचे जो है मेनिंजाइट नामक एक झिल्ली होती है। फिर उसके अंदर जो है ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। अच्छा, ब्रेन में कितनी नसें होती हैं? लगभग 12 जोड़ी नसें होती हैं। नसें का तो बहुत जाल होता है ना, इसीलिए कहते हैं कि ब्रेन में कोई सेल डिवीज़न नहीं होता। अच्छा, क्वेश्चन बनता है कि सेल डिवीज़न जो होता है जिसमें अनकंट्रोल हो जाता है, उसी को कैंसर कहते हैं। तो ब्रेन में जब सेल डिवीज़न नहीं होता तो कैंसर कैसे होता है? तो आप देखेंगे कि ब्रेन में कुछ गिलियान सेल पाई जाती हैं, जो 90% जो है आपका ब्रेन में सेल डिवीज़न नहीं होता, लेकिन 10% जो गिलियान सेल पाई जाती हैं उनमें सेल डिवीज़न होता है। क्योंकि सेंट्रोसोम जो है ब्रेन के न्यूरॉन सेलों में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए ब्रेन में का सेलों में सेल डिवीज़न नहीं पाता, लेकिन 10% जो ग्लियान सेल पाई जाती हैं उनमें सेल डिवीज़न होता है। और उन्हीं के द्वारा जब सेल डिवीज़न होता है तो जैसे ब्रेन ट्यूमर वगैरह हो जाती हैं, तो वही खतरनाक रूप ले लेते हैं, इसलिए ब्रेन कैंसर भी हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर ही ब्रेन कैंसर का रूप ले लेता है। तो इसे हम लोग देखेंगे कि जो ब्रेन होता है इसको तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तीन भागों में। अब देखेंगे कि ब्रेन का जो अग्र मस्तिष्क, आगे वाला भाग नाम से स्पष्ट है, मध्य मस्तिष्क बीच वाला भाग, पश्च मस्तिष्क पीछे वाला भाग, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अच्छा, फोर ब्रेन का क्या काम है, इसके कितने भाग होते हैं? मिड ब्रेन का क्या काम है, उसके कितने भाग होते हैं? और हिंड ब्रेन का काम है, उसके कितने भाग होते हैं? इसको हम लोग एकदम इजी भाषा में, एकदम जनरल इजी लैंग्वेज में हम लोग समझने का प्रयास करें। देखेंगे आप, फोर ब्रेन जो होता है उसके तीन भाग मूल से होते हैं। पहला क्या होता है आपका? सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम जो है सबसे अगले भाग में सबसे आगे होता है, जो अगर मस्तिष्क का भाग होता है। यह जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो लगभग 66% हमारे मस्तिष्क का भाग होता है। और यह जो है हमारे शरीर की जिज्ञासा हो गई और मेमोरी, विशेषकर याद करने की क्षमता हो गई। जिसे आप देखेंगे कुछ बच्चे हैं या कुछ लोग हैं जो सुन करके, पढ़ करके तुरंत उनको याद हो जाता है, तो उनका सेरिब्रम कहते हैं कि बहुत ही एक्टिव रहता है। इस वजह से उनको कोई बात जो है जल्दी समझ में आ जाती है, जल्दी वो याद कर लेते हैं। यानी मेमोरी, क्वेश्चन आता है कि मेमोरी पावर किस ब्रेन की किस पार्ट से बढ़ती है, कौन सा पार्ट उनका सबसे एक्टिव रहता है, तो सेरिब्रम को आप लगाएंगे। तो इस तरीके से फिर उसके सेरिब्रम के बाद जो है अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग थैलमस है। क्या है? थैलमस। यह थैलमस क्या करता है कि हमारे जो वातावरण, यानी बाहरी वातावरण का हमको ज्ञान कराता है। बाहरी वातावरण में जैसे ठंडी लग रही है कि गर्मी लग रही है, कि बाहर की चीज़ों का हमको ज्ञान कराता है कि बरसात का मौसम है तो कैसा आभास हो रहा है ना, मौसम की जानकारी इस तरीके से, ठंडी, गर्मी, जाड़ा, है ना, बरसात, जो भी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से इसको जो है हमारा थैलमस काम कराता है। जैसे आप देखेंगे कि शराब पीने वाला आदमी को पी करके ज़्यादा पी लिया तो उसका थैलमस जो है काम करना बंद कर देता है, तो वो कहीं गिर जाएगा, तो चाहे कितनी भी ठंडी पड़ रही हो, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, उसको उस चीज़ का आभास नहीं हो पाता और वो आदमी वहीं पड़ा रहता है। तो इस तरीके से वो। फिर दूसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो हमारे अंदर का वातावरण है। अंदर क्या है भाई? जो हमारे
जैसे जो जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं का मतलब जो हमारी भूख है, प्यास है, घृणा है, प्यार है, नफ़रत है, ईर्ष्या है, यानी जो हमारी इंटरनल जो जिज्ञासाएं हैं, जो मत एक तरीके से कह लेंगे जैसे वो जो है ये हाइपोथैलेमस जो है एक्टिव होने पे करता है। जैसे हमारा हाइपोथैलेमस अगर एक्टिव है तो हम जो है भूख का एहसास करेंगे, प्यार का एहसास करेंगे, घृणा का एहसास करेंगे, पसीना जो निकलेगा, ये सारी क्रियाएं जो हाइपोथैलेमस का काम करता है। जैसे आप देखेंगे कि जो उत्तेजक चीज़ें होती हैं, कहा जाता है नहीं कि भाई जो साधु संत होते हैं उन्हें मोह माया से मतलब नहीं रहता है, वो जो है एकदम वैराग्य जीवन बिताते हैं। तो उसमें यही होता है कि उनका हाइपोथैलेमस जो है उतना एक्टिव नहीं होता है, इसलिए कि हाइपोथैलेमस एक्टिव होने के लिए जो उत्तेजक पदार्थों को आप प्रयोग करेंगे, जैसे आप खाने पीने में लोग मीट मछली हो गया, मतलब ड्रिंक वगैरह जैसे शराब वगैरह का सेवन हो गया, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी एक तरीके से तामसी भोजन में आता है, मतलब जो गर्म भोजन है उसको आप लेंगे तो हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा। हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा तो आपको जल्दी क्रोध आएगा, है नहीं, आपको किसी से इस तरीके से घृणा होगी, है ना, ईर्ष्या होगी, नफ़रत होगी, है ना। और उसमें यह भी क्वेश्चन आता है कि पुरुषों और महिलाओं में किसका हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव होता है। जिसका हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, जैसे आप देखेंगे कि पुरुष का अट्रैक्शन महिलाओं के प्रति ज़्यादा होता है ना, और महिलाओं का उतना ज़्यादा नहीं होता है। महिलाएं जो है वो जो है अट्रैक्शन उतना नहीं होता है जितना पुरुष इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। महिलाएं जो अपना कोई भी काम करती हैं तो एक मतलब एक ही तरफ देख करके अपना काम करती रहती हैं, यानी ज़्यादा इधर उधर ताकने का काम पुरुष या लड़के करते हैं। तो इस तरीके से आप देखें। दूसरा मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन जिसे कहते हैं, इसमें भी दो भाग होते हैं। पहला है कार्पोरा, तीसरा सेरिब्रल। कार्पोरा क्या करता है, ये देखने और सुनने का काम करता है। जब देखने और सुनने का काम करता है कार्पोरा, तो उस देख कर के किसी चीज़ को भाई देख लेगा, लेकिन उसका ज्ञान कैसे होगा कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं, यानी वो काला है कि नीला है कि हरा है, तो उसका ज्ञान ये क्या करता है, देखने का काम करता है और सुनने का काम करता है। फिर ये कार्पोरा उसको सेरिब्रम के यहाँ पहुँचा देता है, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जहाँ जो मेमोरी पावर होती है, तो तुरंत वो ज्ञात करा देता है कि नहीं, इनको हम इसके पहले कभी देखे थे, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये सीनरी हमारे घर की है, हमारे गांव की है, हमारे शहर की है नहीं, ये आगरा का ताजमहल। तो देख सुन करके जो है कार्पोरा सेरिब्रम तक पहुंचाता है उसको, और सेरिब्रम उसको तुरंत बता देता है कि ये जो है वही चीज़, यानी पहचानने का काम करता है, रिकॉग्नाइज करता है। जैसे आप देखें कि बुढ़ापे में क्या होता है, कार्पोरा जो है एक्टिव नहीं रहता है, इसलिए लोग बुढ़ापे में जो है उस किसी चीज़ को पहचान नहीं पाते हैं, सुन करके उनके आवाज़ को समझ नहीं पाते हैं, सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता उनकी जो है कमज़ोर हो जाती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। दूसरा सेरिब्रल है। सेरिब्रल क्या करता है, सेरिब्रल जो हमारा ये ब्रेन है और पीछे हमारा स्पाइनल कार्ड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो स्पाइनल कार्ड है, जिसे मेरुदंड या मेरुरज्जु कहते हैं, उन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करता है। किसका काम करता है, कनेक्शन का काम करता है। कौन करता है, आपका सेरिब्रल। तो सेरिब्रल को देख लेंगे। फिर अगला है पश्च मस्तिष्क, पश्च हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या करता है, हिंड ब्रेन में जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे दो भागों, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। अच्छा, सेरिबेलम क्या करता है, ये बैलेंस बनाने का काम करता है हमारे शरीर का, भाई से बैलेंस हम चल रहे हैं, है ना, जैसे कि पैरालाइज वगैरह हो जाती हैं तो नर्वस सिस्टम, यानी सेरिबेलम जो है उनका काम करना बंद कर देता है, इसलिए वो बैलेंस बना के नहीं चल पाते। या छोटे बच्चों का सेरिबेलम जो है उतना डेवलप नहीं होता है, इसलिए छोटे बच्चे चलते हैं तो गिर जाते हैं। या आप देखेंगे कि सर्कस में जो चलने वाले रस्सी पे चल लेते हैं तो तो उनका सेरिबेलम जो है बहुत ही, वो अपने आप को प्रैक्टिस करते करते उसको बैलेंस बना लेते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि उनका कौन सा भाग ब्रेन का जो है ने सेरिबेलम जो हो जाएगा तो वो अपने शरीर का बैलेंस बना लेते हैं। और अच्छा, इसमें भी ये होता है कि शराबियों में जो शराब पीने वाले लोग हैं, ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें जो है सेरिबेलम
उनका जो है जब काम करना बंद कर देता है तो वो लोग चल नहीं पाते, इधर गिरेंगे उधर गिरेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, यानी उनके शरीर का जो है बैलेंसिंग अच्छे से नहीं रहता। तो इस तरीके से जो है शरीर बैलेंस का काम करता है, ये आप जान गए। दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा हमारे शरीर की जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक क्रियाएं क्या होती हैं कि भाई हमारे शरीर में कुछ क्रियाओं के द्वारा कुछ बनता है तो कुछ क्रियाओं के द्वारा कुछ जो है रिमूव भी होता है, यानी छोटे छोटे कणे तो तोड़ करके जैसे पाचन होता है, फिर उसके बाद श्वसन होता है। तो जब जो है हमारे शरीर में जो चीज़ बनता है ना, जो बनने का काम करता है, उसे कहेंगे हम एनाबॉलिक क्रिया, यानी बनने का काम। जैसे आप देखते हैं हमारे शरीर में प्रोटीन बनती है, अभी खाने के लिए तो हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर ये सब लेते हैं। तो ये इनकी जा करके किस में तोड़ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन्स में, फैट्स में, विटामिन्स में, मिनरल्स, यानी इन रूपों में जाकर तोड़ कर फिर उसके बाद इनका एब्जॉर्प्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का, फिर रिएक्शन के द्वारा एटीपी के द्वारा ग्लूकोज बनता है जिससे एनर्जी मिलती है ना। फिर ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है। अलग बात है कि जो माँ के पेट में जो बच्चे होते हैं उनमें बोन मैरो नहीं रहता, तो उनका जो ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। तो इसे आप जानेंगे। और तो यहाँ पे क्या करता है, ये जो एनाबॉलिक क्रिया है, जैसे आप 20 अमीनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करता है और 38 एटीपी मिलकर के एक जो है आपका ग्लूकोज का निर्माण करता है। और जो कैटाबॉलिक क्रिया है, यानी कोई चीज़ जो है टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में जा करके, जैसे पाचन वगैरह हो गया, तो एनाबॉलिक एक कैटाबॉलिक क्रिया हो गई। तो इस तरीके से ये मतलब कि उपापचय की क्रिया जो मेडुला ऑब्लोंगाटा मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। अच्छा, तो ये आपका था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग जिसमें हमने आपको बताया। अच्छा, एक चीज़ है ब्रेन के बारे में बताया, दूसरा है आपका मेरुला मतलब स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड क्या करता है, जिसमें 31 पेयर्स जो है नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं। तो ये क्या करती हैं कि ये इसी वो सेकंड ब्रेन भी कहा गया है। क्या कहा गया, सेकंड ब्रेन भी कहा गया है। सेकंड ब्रेन इसलिए कहा गया है कि कभी कभी हमारा दिमाग किसी चीज़ पे सेंटर से हम किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ रहे हैं और अचानक कहीं बम की आवाज़ सुनाई दी, ठीक है, तो हम तुरंत चौंक जाते हैं, या कहीं पीछे से कोई जो आकर के ज़ोर से बोल दिया, या कहीं धमाका हो गया, या कोई कहीं से पिंच उठा दिया हमारे शरीर में, तो इसका नियंत्रण हमारा स्पाइनल कार्ड करता है। क्या करता है, स्पाइनल कार्ड। इसीलिए स्पाइनल कार्ड को हम जो है सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। तो उस तरीके से इसमें ये जो है इसको रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं, अनुवर्ती क्रिया, जैसे छींक आना, पलक झपकना, है ना, ये सारी क्रियाएं हमारा हार्ट बीट वगैरह जो चलती हैं। तो इस तरीके से स्पाइनल कार्ड से जितनी भी नसें निकलती हैं हमारे शरीर में जो डायरेक्ट चलती रहती हैं, यानी ब्रेन उसको ब्रेन वो नहीं देता है, और एक तरीके से ये हमारे स्पाइनल कार्ड के कंट्रोलिंग में ये सारी क्रियाएँ हमारी होती रहती हैं, है ना। तो इस ये है। प्लस दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, जो हमारे ब्रेन की 12 जोड़ी नर्व्स और ये स्पाइनल कार्ड की 31 जोड़ी नर्व्स मिल करके जो कार्य करती हैं, वही नर्व्स ब्रेन और कि ब्रेन का वही काम है, और स्पाइनल कार्ड का भी वही काम है जो हमने ब्रेन की इसमें पढ़ाया था, जितने पार्ट होते हैं वही काम, जिसमें ये 12 जोड़ी और 31 जोड़ी मिलकर के पेरिफेरल परिधीय तंत्रिका तंत्र का काम करती हैं। फिर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो स्वायत्त नर्वस सिस्टम होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें ब्रेन की कुछ नर्व्स, कुछ नसें और स्पाइनल कार्ड की कुछ नसें, यानी 12 और 31 ना मिलकर के कुछ नसें मिल करके जो कार्य करती हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक, यानी ये अपने आप ऑटोमेटिक होती हैं। ऑटोमेटिक होने का मतलब कि अचानक जो है किसी चीज़ में हमारे शरीर में अचानक हमारी बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है, हमें जो हमारी हार्ट बीट अचानक बढ़ जाती है, और हमें जो है अचानक पसीना होने लगता है, हमारा जीभ जो है, मुंह जो है सूखने लगता है, और लगता है कि हमारे पैर से ज़मीन खिसक रही है, नहीं एकाएक जो है हमारा शरीर डिसबैलेंस हो जाता है। तो उस क्रिया में क्या होता है कि ये जो है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ही आता है, जो इस क्रिया को अनुकंपी क्रिया कहते हैं। इसमें दो भागों में बांट दिया इन्होंने, अनुकंपी और परानुकंपी। आप एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपको
कहीं जा रहे हैं, रास्ता जा रहे हैं और कहानी बताई गई कि उस रास्ते से आप जा रहे हैं और वहाँ पे भी एक पीपल का पेड़ होगा और उस पीपल पर जो फला नामक का इस तरीके का भाई डरावनी सीन है, फला नामक का प्रेत पे आप कोई इस तरीके से आत्मा रहती है। तो आप जब वहाँ से जाएंगे, अगर थोड़ी सी वहाँ कोई पक्षी ही आवाज़ करेगी तो आपको तुरंत डर लगेगी और आप तुरंत जो है पता चलेगा, आपको हार्ट बीट आपकी बढ़ जाएगी, है ना। आप तुरंत वो करेंगे और उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे कोई ऐसे चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई पीछे से आपके ऐसे हाथ रख दिया तो आप लगा कि अरे, आप तुरंत डर जाएंगे, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पसीना आने लगेगा। और फिर आप फिर कोई दूसरा आदमी जो आपका परिचित है जिसके पास टार्च है और तुरंत बार करके देख लिया, ने जला करके उसको टार्च को देख लिया और आपको स्पष्ट हो गया अरे यार कुछ नहीं है, आप बेवजह का चिंता कर रहे थे, फालतू चीज़ें हैं ये सब, देखो कुछ भी तो नहीं है, काहे डर रहे थे, है ना। तो तुरंत आपके वहीं पिन परानुकंपी क्रिया हो जाएगी, यानी अनुकंपी क्रिया में आपकी हार्ट बीट, पसीना आना, आपके मुंह सूखना, यानी आपको घबराहट होना, यहाँ तक कि बुखार भी आ जाते हैं। और फिर वहीं जब उस चीज़ का साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक जो है आपका इफेक्ट जब ख़त्म होता है, वो चीज़ आपको स्पष्ट दिखाई दे रही, उसका ज्ञान आपको हो जाता है, तो आपको तुरंत फिर आप उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देते हैं, अरे यार कुछ नहीं, मैं झूठ में डर रहा था। तो वही परानुकंपी क्रिया हो जाएगी। एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं कि भाई ब्रेन जो हमारा है, ब्रेन शरीर का सबसे मुख्य भाग है और ब्रेन में ये देखें आपकी नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में जो ये एक्सांस होते हैं, एक्सांस में ये सोडियम भी होता है। सोडियम क्या करता है कि ये दोनों के बीच में जो है एक्सांस होते हैं, एक्सांस सटे नहीं होते हैं आपस में, नर्वस सिस्टम। अच्छा, हमारे शरीर की एक तरीके से जो सेल्स होती हैं, सबसे बड़ी सेल्स क्या होती है, नर्वस सेल होती है, यानी ये नर्वस सेल्स होती है ना। तो इस तरीके से ये आप जानेंगे और पूरे शरीर को ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन को हम लोग 3 भागों में बांट करके जाने। तो आज का देखें, धन्यवाद।